करें, ये खाकान अब्बासी साहब कभी बिठा देते हैं, कभी क्या करते हैं। आप उन्हें मौका दें जी पूरा बोलने का। तो फिर आप मुझे ये कह रहे हैं कि जब कभी लीडर दी हाउस आएंगे तो फिर हम भी इस तरह करेंगे। जनाब स्पीकर, रियासत मदीना में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। ऐसा झूठा वजीर आजम हमारे सामने ये अवाम दुश्मन बजट है जो PTIMF की बजट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामान में ये रोके। नाज़रीन, ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें वो भरपूर एहतजाज करती हुई नजर आती हैं और मुत्तफिक है कि हम एहतजाज करेंगे, जबकि नून लीग वो अभी भी कंफ्यूजन का, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। बैकडोर डिप्लोमेसी के बाद चाहे शहबाज शरीफ साहब सियासी शतरंज की बिसात पर मरियम नवाज के आगे चित होते, नॉकआउट होते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इनसे मुलाकात नहीं करते, बल्कि नायब सदर मरियम नवाज से जाकर मिलते, सियासी मुशावरत भी करते हैं मरियम साहिबा के साथ और सियासी फैसले भी वहीं पर किए जाते हैं। हमारे सामने ये अवाम दुश्मन बजट है जो PTIMF की बजट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामान में ये रोके और हम सर के थ्रू। अब जब बिलावल भुट्टो मरियम नवाज से मिलते हैं तो इनके साथ कौन था? कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, हसन मुर्तजा और मुस्तफा नवाज खोखर, जबकि मरियम नवाज साहिबा के हमरा पार्टी के सदर शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद नहीं थे। लाहौर शहर में मौजूद होने के बावजूद अहम मुलाकात में ना शहबाज शरीफ थे और ना ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शिरकत फरमाई। अब ये बात, ऐसा तर्ज अमल कई सवालात को नाज़रीन जन्म देता है। हालांकि ट्विटर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्टी में तमाम फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और सीनियर क़यादत को एतमाद में लेकर किए जाते हैं। इसके बावजूद एक पार्टी का चेयरमैन मिलने को आता है और दूसरी पार्टी का सदर या सीनियर नायब सदर नहीं होता, एक नायब सदर आके जो है वो मुलाकात करता है और वो फैसले करता है। क्या ये इस बात को वाज़ेह नहीं करता नाज़रीन के पार्टी की असल जानशीन मरियम नवाज को ही समझा जाएगा? और क्या ये इस बात का भी वाज़ेह ऐलान नहीं है कि पार्टी की सतह पर जो फैसले करने हैं वो शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने नहीं करने, बल्कि मरियम नवाज से करने हैं? अब इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के बयानिए पर चल रही थी। बयानिया बड़ा वाज़ेह था कि फैसलों पर तनकीद की जाती थी, खलाई मखलूक को इल्ज़ामात का महवर ठहराया जाता था। उस वक्त शहबाज शरीफ वो मफाहमत और मफाहमाना पॉलिसी पर चलने की पसंद करते थे। वो क्या कहते थे उस दौर में? एक बिल्कुल मुख्तलिफ नैरेटिव था शहबाज शरीफ साहब का। फिर क्या होता है जी? फिर होता है इलेक्शन 2018, मुस्लिम लीग नून हार जाती है, शहबाज शरीफ का मफाहमत वाला जो बयानिया है वो गालिब आ जाता है। यहाँ तक कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर मजीद जमानत देने से इनकार हो जाता है। शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात शुरू होती हैं। तब शायद जाके नून लीग ने फिर से ये समझा कि पुराने बयानिए में ही आफियत है, पुराना बयानिया ही ठीक था, और फैसला किया। नवाज शरीफ के दोबारा जेल जाने से पहले पार्टी में तंजीमें नौ कर दी गई। नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की हिमायत होती है और जो बॉर्डर लाइन्स जो है ना वो अहम ओहदे जो हैं वो ऐसे हार्ड लाइनर्स को दिए जाते हैं जो सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे इदारों के खिलाफ, जो सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे अपनी अपोजिशन के खिलाफ। मरियम नवाज शरीफ को नायब सदर बना दिया जाता है। नाज़रीन, इनका ट्विटर अकाउंट फिर से मुतहरिक देखा गया। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर होते हुए भी हुकूमत को टफ टाइम नहीं देते। इस मामले में मरियम नवाज जलसों से खिताब में हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं। नालायक के आज़म खुद ही कहता था ना कि पाकिस्तान में अमीर के लिए एक कानून है और गरीब के लिए दूसरा। किसी में है जुर्रत कि लाडले को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे? मैंने तो नहीं पकड़ा नवाज शरीफ को, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो बात मानता हूँ, हुक्म पर चलता हूँ। अब नाज़रीन, अपोजिशन लीडर जो है वो तो है शहबाज शरीफ, लेकिन इनके मुकाबले पर बिलावल भुट्टो ज्यादा खुलकर अपोजिशन करते हुए नजर आते थे। आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की।
इसमें यह फैसला किया गया कि जून के आखिर में ऑपोजिशन के मुश्तरका लाया अमल के लिए एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस या APC वो बुलाई जाएगी। मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज चले तो तब भी हम मिल के एहतजाज कर रहे थे, और आज कठपुतलियों के पाकिस्तान में तो हमें एक बार फिर मिल के काम करना पड़ेगा और अवाम को इन मसाइल से निकालना पड़ेगा। तो इस वक्त हम आम आदमी के साथ खड़े होने के लिए मुत्तफिक हैं और उसके लिए मैदान में उतरने के लिए भी हमारा इत्तेफाक राय है। तो जनाब इस वक्त 3 लोग हैं जो ऑपोजिशन कर रहे हैं। मरियम नवाज ऑपोजिशन कर रही हैं, मौलाना फजल रहमान ऑपोजिशन कर रहे हैं और बिलावल साहब ऑपोजिशन कर रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन लीडर वो ऑपोजिशन नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ असेंबली में डीली डाली तकरीर करते हैं, आते हैं, खामोश बैठे रहते हैं। शायद खाकान अब्बासी इन्हें नशिस्त व बर्खास्त का बताते हुए नजर आते हैं कि अब आप बात करें, अब आप उठ जाएं। और अगर जिस तरह आज हमने देखा कि बजट पर बहस होना थी, शहबाज शरीफ साहब तकरीर के लिए उठे, तो अगर उनको तकरीर नहीं करने दी जा रही, यहाँ तक कि उनके ऑपोजिशन के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी तक शोर मचा रही थी, तो शहबाज शरीफ साहब का साथ देने के लिए उनकी अपनी जमात के लोग नजर नहीं आए थे। सुने जरा। आप तकरीर करें, ये खाकान अब्बासी साहब कभी बिठा देते हैं, कभी क्या करते हैं, आप उन्हें मौका दें जी पूरा बोलने का। जनाब स्पीकर जी, मैं नहीं चाहूँगा कि लीडर्स द हाउस स्पीच करें और हम उनको बार बार बैठने पर मजबूर करें। अच्छा, मैं यहाँ माजरत करना चाहूँगा, ये फुटेज जो है ये 14 जून की है। आज की फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई थी। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी वाले दिन नाजरीन कौमी असम्बली इजलास में शहबाज शरीफ को बोलने का मौका मिलता है, तो आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर बात करने से पहले शहबाज शरीफ ईद की मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरे इस हाउस के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को और आपके तौसीफ से पाकिस्तान के अवाम को गुज़श्ता ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ को एक ओहदा बड़ी ही मेहनत के बाद और बड़ी ही लड़ाई झगड़े के बाद, यहाँ तक कि असेंबली की कार्रवाइयों तक को कुर्बान करना पड़ा, उनको PSC की चेयरमैनशिप का ओहदा मिलता है, उनको बना दिया जाता है। लेकिन इस चेयरमैनी को नाज़रीन उन्होंने नैब की कैद से रिलीफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। 14 फरवरी को जमानत पर रिहाई के बाद शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक भी इजलास में, एंड आई बेट एक भी इजलास में शरीक नहीं हुए। और आपको याद होगा जब ये अंदर थे, जब ये नैब की कस्टडी में थे, हर दूसरे दिन PSC का इजलास हो रहा होता था, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो रहे होते थे। आज कौमी असम्बली इजलास में शहबाज शरीफ को बात नहीं करने दी गई। इजलास मुलतवी हुआ, जिसके बाद नून लीग की क़यादत ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में भी, और आपने अक्सर देखा होगा, ऐसी गुफ्तगू में अगर पार्लियामेंट में नहीं बात हो पा रही तो बाहर आके जब मीडिया टॉक करते हैं नून लीग के दोस्त, तो शहबाज शरीफ शामिल नहीं होते। अब यही नहीं नाजरीन कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शहबाज शरीफ की शिरकत एक दफ़ा नहीं, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ये बार बार का तरीक है, वो शामिल नहीं होते। आज ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा वो सुने आप। आज जो असेंबली में हुआ है ये हुकूमती पार्टी की तरफ से हुआ है। अपोजिशन का कोई जवाब बनता है कि अपोजिशन को गिले हैं, शिकायतें हैं, लेकिन इनके पास क्या जवाब है? इनके पास जवाब सिर्फ ये है कि उनसे हुकूमत चल नहीं रही। वजीर आजम साहब खुद इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि असेंबली ना चलने दो। नाज़रीन, शहबाज शरीफ तो जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते नजर नहीं आते, लेकिन दीगर अपोजिशन का जो मूड है वो देखते हुए हुकूमत जरूर जारहाना हो जा रही है। आज PTI और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है और खबरों के मुताबिक वजीर आजम ने अरकान कौमी असम्बली को जारहाना हिकमत अमली, उन्होंने कहा है कि जनाब फ्लाइट मोड में आ जाए और आपने बिल्कुल हॉक्स बन जाना है। आपने अपोजिशन के नारों का, उनके हर किस्म के जारहाना अंदाज का अंदाज उसी तुंदही से देना है जैसा कि वहां से रिएक्शन आएगा। सुने फिरदौस साहबा क्या कहती हैं। हुकूमत इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके इस बजट को पास भी करेगी और इस बजट के अंदर जो तरजीहात और अहदाफ सेट किए हैं उनको हम हासिल भी करेंगे और अपोजिशन इसी तरह हाथ मलती रह जाएगी, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जी जनाब, सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करती है तो इसका अंदाज क्या होगा, और अपोजिशन तो खुद जारहियत पर तुली बैठी है। अक्सरियत, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, बल्कि अगर मरियम साहबा की क़यादत में नून लीग आगे बढ़ती है तो वो शायद बाकी अपोजिशन जिसमें बिलावल आते हैं, जिसमें मौलाना आते हैं, वो शायद उनसे भी आगे निकल जाए।
अब इस टकराव का नतीजा क्या निकलेगा? जब नून लीग टकराव की राह पर चल रही होगी, इस वक्त पार्टी के फैसले कौन कर रहा होगा? मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब? यह हातमी फैसला किसका माना जाएगा? बात करने के लिए नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब सदर हैं जी, पार्टी के ऑपोजिशन लीडर भी हैं। एक पार्टी के चेयरमैन आते हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनसे मुलाकात करनी है और बड़ा अहम फैसला करना है। ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, आप तो बेहतर जानते हैं। वो फैसला पार्टी की नायब सदर कर रही हैं, मुलाकात करके, सदर नहीं है। आपको लगता है कि अब बाकायदा तौर पे मरियम साहिबा ने पार्टी की बागडोर संभाल ली है, उनकी जानशीनी का ऐलान हुआ चाहता है? मुझे सुन पा रहे हैं हाशमी साहब? लाइन ड्रॉप है जी। अगेन, शहबाज शरीफ साहब कहां स्टैंड कर रहे हैं? क्या ये विलिंगली उन्होंने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया है मरियम साहिबा के, क्योंकि उनकी पोजीशन भी इतनी मजबूत नहीं है? हमजा साहब इस वक्त जो है वो कस्टडी में है, शहबाज शरीफ साहब जमानत पर रहा है। शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया गया था जब मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, जब मरियम साहिबा की भी जमानत नहीं हुई थी एवनफील्ड केस में, तो फकत रहते थे शहबाज शरीफ साहब। उनको पूरा मौका दिया गया था एक भरपूर ऑपोजिशन करने का, लेकिन उन पर यह तनकीद की जाती है उनके सियासी हलकों की जानिब से, उनके सपोर्टर्स की जानिब से, कि मफाहमत की पॉलिसी वो भी ऐसे दौर में अपनाई जा रही है शहबाज शरीफ की जानिब से जब उनकी बड़ी लीडरशिप इस वक्त अताब का शिकार है। बात करेंगे निहाल हाशमी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया, उनके लीडर हमारे साथ मौजूद है। हाशमी साहब, मरियम साहिबा मुलाकातें कर रही हैं एक पार्टी के चेयरमैन से, इनके सदर से, पार्टी की नायब सदर मुलाकात करती हैं पार्टी के सदर यानी शहबाज शरीफ साहब के होते हुए। डू यू थिंक अब वक्त आ गया है कि मरियम साहिबा ने बाकायदा तौर पे बागडोर संभाल रही है नून लीग की और वही लीड किया करेंगी आगे चल के फैसलों को? हैदर भाई, अगर आपको याद हो तो मरियम साहबा एज ए कारकुन, एज ए जिम्मेदार, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी NA 120 में इलेक्शन में हिस्सा लेती रही हैं, पूरी कैंपेन चलाती रही हैं। नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन में 2013 का कैंपेन चलाती रही हैं, तो बाकायदा तो बहुत पहले आ चुकी हैं। और अगर बाकायदा ना आई होती तो फिर वो जेल भी ना गई होती। उन्हें तो जेल इसलिए भेजा गया था कि वो नवाज शरीफ की बेटी है और उनके अंदर वो पोटेंशियल है जो लोगों को मोबिलाइज करता है। एक विजनरी लीडरशिप के तमाम खुसूसियात उनके ऊपर है। तो एक तो ये बात है। दूसरी, जहां तक शहबाज साहब की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, पार्टी के सदर हैं और वो बड़े मौसर और मुतहर्रिक रहते हैं। इस तरह की मीटिंग तो हम भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो हर बार थोड़ी पूछी जाती है। बिलावल साहब निहाल हाशमी से मिलते हैं आके? जी, बिलावल साहब, इधर से बिलावल साहब आते, इधर से निहाल हाशमी मुलाकात करने के लेवल पे है, यहाँ के CM है, दीगर लोग हैं, हम भी मिलते रहे। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में रवादारी का कल्चर है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा खायफ है मौजूदा हुकूमत मरियम नवाज साहिबा से, और शायद इसलिए भी खायफ है कि मरियम नवाज के वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान में तरक्की का सफर शुरू किया, उसे मरियम नवाज आगे लेके बढ़ेंगी। मरियम नवाज के अंदर एक पोटेंशियल है, जब भी वो बाहर निकलती हैं तो पाकिस्तान के अवाम उनके साथ होते हैं, उनके साथ इज़हार। अच्छा हाशमी साहब, मैं ना यहाँ पे एतराज नहीं कर रहा, ना ही मेरा एतराज करना बनता है। ये आपकी पार्टी का मसला है, जो मर्जी आपके यहाँ लीडरशिप में आगे आए जिसमें पोटेंशियल है, मरियम साहबा आए चाहे कोई और आए। मेरा सवाल बेसिकली मुख्तलिफ था। सवाल मेरा यह था कि अब शहबाज शरीफ साहब के होते हुए मरियम साहब का ये किरदार निभाना क्या गम्माजी करता है कि अब फ्रंट फुट पे मरियम साहिबा रहा करेंगी, बड़े फैसले मरियम साहिबा किया करेंगी और एक सिंबल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर रहेंगे? मेरा बेसिकली पूछने का मकसद ये है। यकीनन नहीं। जो किरदार मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज साहब को दिया है, शहबाज साहब निभा रहे हैं। जो किरदार मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहबा को दिया है और पार्टी ने, वो मरियम साहबा निभा रही। हम जो ओहदेदार हैं उनको पार्टी ने और नवाज शरीफ साहब ने किरदार दिया है, वो उससे निभा रही है। और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बाहमी इजाजत, रजामंदी से ये मुलाकात हुई। ठीक है, चल, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त का। जी, पार्टी की मशावरत है लीडरान की, बिलखुसूस उनके वालिद साहब और चचा की इजाजत है, उसके बाद मरियम साहिबा ने ये लीडरशिप का किरदार निभाया। फिलहाल ऑफिशियल मौक़िफ़ नून लीग का हर तरफ से यही आ रहा है। एक और बड़ी अहम चीज़ है जी, यहाँ पे तो हम देखते हैं अपोजिशन मुत्तहद होने जा रही है। अपोजिशन में जो एक हिस्सा था नून लीग जिसमें कन्फ्यूजन पाया जाता था, मरियम साहिबा उस कन्फ्यूजन को भी अब दूर कर देंगी। बिल्कुल तसादुम, टकराव
और जारहाना पॉलिसी अपनाने का मूड फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन हुकूमत की बात अगर आपको बताएं, हुकूमत कंफ्यूज्ड है नाज़रीन। वो पॉलिटिक्स को लेकर भी कंफ्यूज्ड है, वो अपनी पॉलिसीज को लेकर भी कंफ्यूज्ड है, और इतनी कंफ्यूज्ड है कि एशियाई तरक्कियाती बैंक ने हुकूमती ऐलान से जिस तरह से लाताल्लुकी का आज इजहार किया इतवार वाले रोज, शेयर एम्बैरसमेंट सुबकी है ये हुकूमत की। हुकूमत ने कहा था कि एशियाई तरक्कियाती बैंक पाकिस्तान को 3 अरब 40 करोड़ डॉलर देगा। अखबारों में सुर्खियां छपी थी। ये ऐलान किसी ऐरे गैरे ने नहीं किया था, ये वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सहाफियों को बुला के कैमरा सामने रख के किया था। बाद में क्या होता है, बाद में वजीर आजम के मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख एशियाई तरक्कियाती बैंक के सीनियर ओहदेदारों से उनकी मुलाकात हुई, बताया गया, और उन्होंने बाद में ट्वीट के जरिए बताया कि पाकिस्तान में इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक बजट सपोर्ट की मद में पाकिस्तान को 3 अरब 40 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। 2 लोग बता रहे हैं, एक आपके मुशीर खजाना और आपके एक वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी। इन 2 ऐलानात के बाद नाजरीन एशियाई तरक्कियाती बैंक परेशान हो गया। वहां के लोग सर पकड़ के बैठ गए कि हमने कब ये ऐलान किया भाई, कौन है, किसने 3 अरब रुपया रिलीज कर दिया पाकिस्तान के लिए। बिलाखिर छुट्टी के रोज संडे को उनको ऐलान करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि जनाब हमने कोई पैसों का वादा नहीं किया। हुकूमत के दोनों अहदेदारों के जो बयानात हैं उनसे हम लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। हुकूमत की यही कंफ्यूजन है नाजरीन। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मे बी इट्स पॉलिसीज, मे बी इट्स पॉलिटिक्स। ये अखबारात में भी नजर आती है। आप अखबारात की सुर्खियां उठा कर देखें, एक सुर्खी, अखबारात की तलाशी भी आपको सामने नजर आ जाएंगे। एक सुर्खी क्या कहती है, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचने के लिए 1 अरब डॉलर्स का हंगामी कर्जा लेगा। ठीक है जनाब, ये एक सुर्खी। दूसरी सुर्खी क्या कहती है अखबार की, वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट से निकल आया है। एक तरफ आप कह रहे हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए हमें 1 अरब डॉलर चाहिए, यहां पे आप कह रहे हैं डिफॉल्ट से हम निकल आए हैं। साफ नजर आ रहा है नाज़रीन कि हुकूमत अभी तक अपनी माशी सिमत का तयन नहीं कर सकी और ना करते हुए नजर आ रही है। ना करते IMF के पास जाने का फैसला होता है, इससे पहले हुकूमत सऊदी अरब, चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक से पैसे मांग चुकी होती है, तब जाके नाज़रीन वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस बारे में क्या कहते थे उस वक्त जब वो वजीर तलात थे। एक दफा वो सुन लें। जी हाँ नाज़रीन, देयर इज नो फ्री लंच। अगर कोई फ्री लंच नहीं था तो जाने किन शराइत पर हमें फिर ये पैसे मिले हैं, ये अभी तक हुकूमत ने ना पार्लियामेंट को बताया, ना आवाम को, ना हमें। और अभी हाल ही में नाज़रीन इमरान खान ये पैसे देने वाले हुकूमतों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। इमरान खान वजीर आजम है नाज़रीन, तमाम हुकूमत इनके मातहत है। इनकी नाक के नीचे डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कदर गिरती है, और उन्हें यह बात कैसे मालूम होती है, बड़ा मशहूर वाकया खुद खान साहब ने सुनाया था, आपकी यह हद दहानी के लिए एक दफा फिर सुन लिया। मुल्क के माली हालात मुश्किलात का शिकार है, अवाम परेशान है। ऐसे में हुकूमत के वुज़रा अवाम को असल सूरत हाल बताने की बजाय झूठे वादे, दिलासे, तसल्लियां देने में लगे हुए। जब फैसल वाडा की बयान की मजम्मत जो मुद्दत गुजर गई, बहुत पुराना बयान हो गया, और इनके वादे के मुताबिक पूछा गया तो शर्मिंदा होने के बजाय उन्होंने एक और जवाब तलाश किया। 5000 बंदा लटकाने की बात कर रहे थे वो भी सुन लिया। अभी बहुत कुछ पड़ा है, अभी मजीद कंफ्यूजन के मुजाहरे मैंने आपके सामने रखने हैं जनाब। जिस दिन बजट पेश होता है इस दिन ऐलान होता है कि वजीर आजम भी खिताब करने वाले हैं। इंतजार रात के 12 बज गए जनाब, खिताब नहीं आ रहा। और इसमें फिर इमरान खान जब खिताब नशर होता है बिलाखिर कोई माशी मंसूबा बताने के बजाय NRO का जिक्र लेकर बैठ जाते हैं। उन 2 NRO ने जो पाकिस्तान से किया है, आज जो हम मुश्किल में हैं, हमारे पास मुसीबत पड़ी हुई है कि हम बजट में पैसा किधर से निकालें अपनी आवाम पे खर्च करने के लिए, ये वो 2 NROs का इस मुल्क ने उसकी कीमत अदा की। और जनाब जब यही इमरान खान जब वजीर आजम नहीं थे उस वक्त नवाज शरीफ और बेनजीर पर बनाए गए केसेस के बारे में वो क्या कहा करते थे, वो भी सुने। जनरल मुशर्रफ के नीचे नवाज शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता, ना उसको मिल सकता था ना बेनजीर को मिल सकता था। क्योंकि रात का खिताब किया था कौम से, खिताब में वजीर आजम ने कर्जों पर कमीशन बनाने का ऐलान किया और खुद को इसका सरबराह भी मुकर्रर कर दिया। बाद में मुशीर तलात ने इसकी वजाहत की थी। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, मैं इसको पूरा सुपरवाइज करूंगा
मुझे अब टाइम मिला है। वजीर आजम ने जो इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया है, अगले हफ्ते हम उसके सरबराह का ऐलान करेंगे, हम उसके TORs फाइनल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, कंफ्यूजन की एक कतार है, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, वक्त खत्म हो जाएगा। बजट के रोज कौन से खिताब में वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के एहतजाज पर बात की थी? कहा ऐसे माहौल में सरमायाकारी कैसे होगी जब अपोजिशन एहतजाज करेगी, जबकि इससे पहले इमरान खान ही अपोजिशन को कंटेनर फराहम करने का वादा कर चुके हैं। मेरे से 3 एम्बेसडर्स ने पूछा कि जी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके मुल्क में, वो इन्वेस्ट कैसे करें, जरा ये इसको कैसे ठीक करें? आपको और आपके फर्जंद बिलावल को दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैं आपके लिए कंटेनर, मैंने अभी कह दिया, वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। नाज़रीन, ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, वाज़े करती हैं कि हुकूमत की पॉलिसी और पॉलिटिक्स वो किस कदर कंफ्यूज्ड है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा लगता है, या फिर कुछ करना कैसे है उसकी प्रिपरेशन नहीं है। हम यहाँ पे एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद एक और बड़ी अहम चीज़, यह तो बात हो गई थी नून लीग की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक अहम गवाह मुश्ताक चीनी, इस आदमी ने जनाब बयान दे दिया, हल्फिया बयान देने के बाद वादा माफ गवाह बन गया है, और अब लगता है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि जो तहलका खेज़ इंकशाफात मुश्ताक चीनी ने कर दिए हैं वो मैं वक्फे के बाद आपके सामने रखूंगा। कानून उस हवाले से क्या कहता है, इस शख्स के वादा माफ गवाह बनने के हवाले से राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे, मारूफ वकील, मारूफ कानूनदान, इस वक्फे के बाद। ले जनाब, अपनों ने ही नशेमन पर बिजली गिरा दी है, या यूं कहिए कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। क्या शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ नैब का शिकंजा मजबूत हो गया है, या फिर नैब ने शहबाज शरीफ खानदान के कर्जों को मनी लॉन्ड्रिंग करार दिया? मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिम का वादा माफ गवाह बनना शहबाज शरीफ खानदान के लिए वाकई कि किसी बड़े खतरे की घंटी है। आज हुजूर शहबाज शरीफ खानदान के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी और इनके बेटे यासिर मुश्ताक ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। अब बयान में मुश्ताक चीनी ने बताया कि वो साल 1998 से रमजान शुगर मिल्स का होलसेल डीलर है। साल 2014 में शहबाज शरीफ खानदान के मुख्तलिफ कंपनियों के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान ने हमें यह कहा था कि सलमान शहबाज के 60 करोड़ के काले धन को सफेद करना है। हमने कारोबारी ताल्लुकात और पैसा कानूनी हो जाने की लालच में अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। हमारी कंपनी नाजरीन मुश्ताक एंड कंपनी के मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए कुल 60 करोड़ की टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर लगवाई गई थी। अब होता क्या है, वो ये कन्फेस कर रहा है। साल 2014 के आगाज कंपनी के बैंक अल्फला बादामी बाग ब्रांच लाहौर के एक अकाउंट में 21 करोड़ 40 लाख रुपए की बैरून मुल्क से मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस वो टीटी होती हैं। जैसे जैसे अकाउंट में रकम आती है हम सुलेमान शहबाज के नाम के चेक काट कर और जो CFO है मोहम्मद उस्मान जिसका पहले जिक्र किया वो उसके हवाले करते थे। हमने फिर, यानी ये मुश्ताक चीनी और उसका बेटा बता रहा है, हमने फिर मोहम्मद उस्मान की CFO हैं इनके सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज के, उनको अपनी कंपनी का एक अकाउंट बैंक अल्फला सर्कुलर रोड ब्रांच में हमने खुलवाया। किसके कहने पे? मोहम्मद उस्मान के कहने पे। क्यों? क्योंकि शहबाज फैमिली का जो अकाउंट है वो भी उसी ब्रांच में था। अब इस अकाउंट में 29 करोड़ 93 लाख रुपए की बैरून मुल्क से मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस टीटी के जरिए भिजवाई जाती है। इसके अलावा एक कंपनी है वकार ट्रेडिंग कंपनी जो कि सुलेमान शहबाज के मुलाजिम सैयद ताहिर नकवी के नाम पर बनाई गई थी। इससे 10 करोड़ रुपए बजरिया चेक हमारी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किए जाते हैं। किसके? सुनिए जरा, ये वकार ट्रेडिंग कंपनी से 10 करोड़ का चेक जाता है मुश्ताक चीनी की कंपनी में। उसके बाद क्या होता है? जिसका चेक जो है ये बनता है बनाम सुलेमान शहबाज। ये अपने अकाउंट से सलमान शहबाज साहब के नाम का चेक काटते हैं और फिर मोहम्मद उस्मान के हवाले कर देते हैं। ये तमाम चेक सुलेमान शहबाज के बैंक अल्फला सर्कुलर रोड ब्रांच लाहौर में जमा कराए जाते हैं। मुश्ताक चीनी के बयान में एक और बड़ी अहम बात और बड़ा अहम इंकशाफ है, वो है जनाब के कर्ज के मुआहदे के बारे में।
बयान के मुताबिक शरीफ खानदान ने अपनी तमाम ट्रांजैक्शन को कानूनी बनाने का मुकम्मल इंतजाम किया हुआ था जी। मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने सारी ट्रांजैक्शन को कानूनी रंग देने के लिए कर्ज के 2 मफरूजी मुआहदे तैयार करवाए। जनाब फर्जी एग्रीमेंट से एक 31 करोड़ रुपए के कर्ज का मुआहदा सुलेमान शहबाज और मेरे वालिद मोहम्मद मुश्ताक के दरमियान, ये मुश्ताक चीनी बता रहा है। यानी जनाब हमने आपसे चूंकि कर्ज लिया था, हमने आपको कर्ज दिया था, आप हमें कर्ज की रकम वापस कर रहे हैं, जबकि 30 करोड़ का दूसरा मुआहदा सुलेमान शहबाज यानी मेरे वालिद और मेरे वालिद के दरमियान लिखा गया था, मुश्ताक चीनी और सुलेमान शहबाज के दरमियान। ये दोनों मुआहदे मफरूजी थे, फर्जी थे, फिक्टिशियस थे, क्योंकि जो 60 करोड़ रुपए सुलेमान शहबाज को ट्रांसफर किए थे ये रकम सुलेमान शहबाज की ही थी। अब सुलेमान शहबाज ने पहले बैरून मुल्क से मफरूजी टीटी और अंदरून मुल्क अपने मुलाजिम हबीब बैंक न्यू मुस्लिम टाउन ब्रांच लाहौर के एक अकाउंटेंट से हमारी कंपनी के अकाउंट में ये रकम मुंतकिल की थी। सुलेमान शहबाज ने कर्ज वापसी के एक मुआहदे पर भी हमसे दस्तखत करवा कर अपने पास रख लिया, जिसकी नकूल हमें फराहम नहीं की गई। ये बता रहा है मुश्ताक चीनी और उसका बेटा। ये था जनाब शहबाज शरीफ साहब का मुबैना फ्रेंचमैन मुश्ताक चीनी, उसका बयान। लेकिन सुलेमान शहबाज ने अपने एक इंटरव्यू में नैब की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम अफराद से इज़हार लाताल्लुकी कर चुके हैं। क्या कहा था सुन लें। जो लोग मेरे देखने वाले अभी भी अगर पूरी गेम को समझ नहीं सके, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बड़े आम अंदाज में उनको समझा देता हूँ। जनाब एक आदमी जनाब वो है मुश्ताक चीनी, ये मुश्ताक चीनी है और उसका बेटा। वो ये कहता है जनाब चूंकि हम रमज़ान शुगर मिल के होलसेल डीलर्स से इनके साथ मुंसलिक थे, हमें ये कहा गया कि शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ फैमिली के 60 करोड़ रुपए का ये काला धन है, ब्लैक मनी है, इसको वाइट करना है। वाइट किस तरह करना है कि ये पैसे आपके यानी इन मुश्ताक चीनी के अकाउंट्स में बाहर से भिजवाए जाएंगे। अच्छा, इनको नहीं पता बाहर से कौन भिजवा रहा है, दे हैव नो आइडिया वो कौन लोग हैं। भिजवाए जाते थे ये लोग, सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज के नाम के चेक काटते थे, यहां से पैसा ट्रांसफर होता था शरीफ खानदान के पास। इसी तरह से एक और शख्स जो इनका मुलाजिम था सैयद नकवी, जिसका मैंने अभी बताया आपको, इस शख्स की थी वकार ट्रेडिंग कंपनी। ये वकार ट्रेडिंग कंपनी जी, इस वकार ट्रेडिंग कंपनी के पास जो पैसे आते थे वो ये भेजता था मुश्ताक चीनी की कंपनी में। मुश्ताक चीनी यहाँ से चेक काटता था सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के नाम का, वो दोबारा हमजा शहबाज के अकाउंट में जाते थे। यूं पैसे को घुमा फिरा के एक धूल झोंकने, इदारों के आंखों में धूल झोंकने के तरीकेकार को इस्तेमाल करते हुए इसको लीगलाइज या वाइट करने की कोशिश की जाती थी। और यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि इसको लीगलाइज किया किस तरह गया था। दो जनाब इस तरह के दो एक एग्रीमेंट्स बनाए गए थे फर्जी एग्रीमेंट से। वो एग्रीमेंट ये थे कि जनाब ये मुश्ताक चीनी है, इसने शरीफ खानदान से 60 करोड़ कर्ज लिया, लिहाजा अब जो पैसा मुश्ताक चीनी इनको वापस कर रहा है यानी शरीफ फैमिली को, वो उस कर्ज की रकम है जो किस्तों में वापस जा रही है। लेकिन नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान, ये वो वाहिद आदमी और इनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। बाकी सब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सलमान शहबाज इनकार कर चुके हैं कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, हमजा शहबाज साहब भी इनकार कर चुके हैं। मलिक अहमद खान ये वाहिद आदमी है, नून लीग के बड़े क्लोज हैं ये शहबाज फैमिली से। ये मुश्ताक चीनी के अदालत में दिए गए बयान में कर्ज के मुतालिक हकायक की तस्दीक कर चुके हैं, ये एडमिशन कर चुके हैं कि हाँ मुश्ताक चीनी से शरीफ खानदान का ताल्लुक था, लेन देन था। सुने जरा नाज़रीन, कानून क्या कार्रवाई करे, कानून इस पूरे मुद्दे को, इस कन्फेशन को, इस वादा माफ गवाह को कितनी अहमियत देगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून, मुल्क के मारूफ वकील जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। राजा साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बयान आपने पढ़ा होगा, कन्फेशन आपने पढ़ा होगा, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो आखिर में एक हिस्सा है जहां पे मुश्ताक चीनी और उसका बेटा ये कह रहा है कि हमसे फर्जी मुआहदे करवाए गए कि जनाब ये कर्ज की रकम है जो वापस की जा रही है, आपको नहीं लगता ये पूरा मसला, ये पूरे का पूरा कंफ्यूजन जो है वो यहीं पर बैठ जाएगा? क्योंकि इसको फर्जी तो वो खुद कह रहे हैं ना, लेकिन डॉक्यूमेंट तो असल है, डॉक्यूमेंट तो असल होगा, जो एग्रीमेंट होगा जिसमें लिखा गया होगा कि ये कर्ज के पैसे हैं जो वापस जा रहे हैं, तो इसको फर्जी कह देने से क्या ये फर्जी हो जाएगा? अब देखिए इसमें अली हैदर एक चीज है कि जैसे आपको याद होगा हुदैबिया पेपर मिल्क में इसहाक डार साहब अप्रूवर बने थे,
इसी अंदाज में ये साहब जो चीनी हैं ये अप्रूवर बन गए हैं। उन्होंने वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दी हैं, कोई ओरल एविडेंस नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि इस बैंक में आया, ये इनका पैसा था, किस तरीके से फिर ये मुल्क से बाहर जाता था, फिर वाइट करने के लिए दोबारा मुल्क में लाया गया, और फिर इन्होंने कहा कि जी वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए लोन के और ये वो चीज़ें हैं। और हमें याद आ जाता है कि वो हसन और हुसैन की वो स्टेटमेंट्स जो वो टीवी इंटरव्यूज दे बैठे थे, अल्टीमेटली अदालत में वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए। और ये इसमें भी जो इन्होंने सलमान ने जो इंटरव्यू दिया टीवी को, बादामी का गालबन प्रोग्राम था, तो वो बहुत डेंजरस इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स, क्योंकि आजकल के कानून शहादत के मुताबिक ये चीज़ें कंसिडर होती हैं, तो अब इस केस में ये चीज़ इन्हें साबित करने में शायद दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसके जो बेनिफिशियल ओनर थे, अब बेनिफिशियल ओनर ये हैं, अब इन्हें बताना होगा कि जनाब मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिएगा राजा साहब, आप माहिर कानून है लेकिन बतौर तालिब इल्म मैं आपसे सवाल करूं, मेरा कंफ्यूजन ये दूर कीजिएगा। पहले तो आपने एस्टैब्लिश ये करना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि वो मुआहदे करके बैठे हुए हैं कि ये कर्ज की रकम है। अब अगर ये जो वादा माफ गवाह हैं साहब, चीनी साहब, ये लाख कहते रहे कि ये मुआहदे फर्जी थे, लेकिन मुआहदे तो हैं और वो डॉक्यूमेंटेड है, वो कागज पर हैं, वो स्टैम्प पेपर पर हैं, वो जमा करवाए गए हैं, बाकायदा उनके साइन है उस पर, तो कैसे मुकर सकते हैं कि ये कर्ज की रकम नहीं थी? वो तो लीगलाइज करके बैठे हुए हैं सर अपनी तरफ से। देखिए, कर्ज की जो रकम होती है, मुआहदे जितने भी हों, वो उनको सब्सटेंशिएट करना होता है कि किस कंसिडरेशन, काहे का कर्ज था, किधर लगा। अगर तो साबित हो रहा है कि जी इतने पैसे लेके उन्होंने फलाने प्रोजेक्ट में लगा दिए, फिर तो ये बात मान ली जाएगी। लेकिन अगर ये साबित हो रहा है कि 2 दिन में ये आ रहा है और फिर ट्रांसफर हो रहा है दोबारा इन्हीं के अकाउंट में, तो फिर ये कैसा कर्ज था कि जो कुछ दिनों में हो रहा है, तो ये नहीं फंसेगा ना अगर वो साबित ना कर पाया राजा साहब के मैंने कर्ज क्यों लिया था, कहां लगाना था, फिर तो मुश्ताक चीनी फंसेगा ना, फिर ये क्यों फंसेंगे? देखिए, फिर वो नहीं फंसेगा क्योंकि मुश्ताक चीनी कहेगा कि मैंने तो कर्ज लिया ही नहीं, इन्हीं ने पैसे दिया, मैं इनको फैसिलिटेट करता था। इसी को कहते हैं अप्रूवर। जो अप्रूवर की कॉन्सेप्ट है ना, वो ये होता है कि वाइट कॉलर क्राइम में जब इतनी पेचीदगियां होती हैं तो आप उस शख्स के पास जाते हैं कि आप बताएं कि ये जो क्राइम कमिट हो रहा था ये कैसे हो रहा था। अब उसने जब ये तमाम चीजें बता दी तो वो नैब के गवाहों की फहरिस्त में आ जाएगा, मुल्ज़मान की फहरिस्त में नहीं आएगा। और एज ए गवाह जब वो इनके खिलाफ ये स्टेटमेंट देगा जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्डेड है, तो आई बिलीव कि ये बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी इनके लिए। और आप देखेंगे कि ये वो दौर है कि जब शहबाज शरीफ साहब एकदम वजीर आला आए और इनका एकदम ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ऊपर आए और ये टीटीज लगी इतनी ज्यादा, तो ये काफी ज्यादा मुश्किलात है। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए वो वापस भी नहीं आ रहे। ऐसी हैं जो अगर मिलाई जाए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तब हो रहा है, यानी जो कुछ मुश्ताक चीनी दावा कर रहा है ये सब कुछ तब हो रहा है जब शहबाज शरीफ वाज इन द ऑफिस, वो वजीर आला पंजाब थे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर आपके वक्त का। बड़ी एक अहम चीज आप तक हमने पहुंचानी है नाज़रीन। कराची का नाम लेते ही पहली चीज जो ज़हन में आती है वो ये आती है कि ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। सूबाई हुकूमत कराची से 400 अरब रुपए के टैक्स हासिल करती है, लेकिन बदले में देती है सिर्फ 7 तरक्याती स्कीम। वफाकी टैक्स का 80% आता है कराची से, लेकिन तरक्की के लिए मिलते हैं महज 45 अरब रुपए। आखिर कराची का होगा क्या? कराची को उसका हक देगा कौन? नाज़रीन, आज मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिंध सूबाई हुकूमत पर कराची को फंड्स ना देने का इल्जाम लगाया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कराची सिंध को 400 अरब रुपए के टैक्स देता है, लेकिन कराची की तरक्की के लिए बजट में हिस्सा 0 होता है। जो जीएसटी टैक्स जो कलेक्ट करते हो आप कराची से, दैट इज मोर देन 400 बिलियन रुपीस ओनली फ्रॉम कराची, जिसमें मोटर व्हीकल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसमें बिल्डिंग्स के टैक्स, ये होटल्स के टैक्स। वसीम अख्तर साहब ने सिंध हुकूमत के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि एनएफसी में सूबे को पूरा हिस्सा नहीं मिलता। वो भी सुनिया। प्लेन करते हो, एनएफसी अवार्ड में आपको ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। ये कागज बताते हैं कि ऑक्ट्रॉय के हेड पे आपको पूरे पैसे दिए जा रहे हैं, मगर आप केएमसी को हर माह 50 करोड़ रुपए कम करके ऑक्ट्रॉय की मद में जो फंड्स दिए जाने चाहिए वो देते हैं।
मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध हुकूमत के बजट के पस मंजर में थी। नाज़रीन, हफ्ते के रोज सूबा सिंध के लिए माली साल 2019-20 का बजट पेश होता है और आपको बताएं कि 1200 अरब के बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 283 अरब रुपए मुख्तस किए गए। लेकिन इस तरक्याती बजट में कराची का हिस्सा था सिर्फ 36 अरब रुपए। लेकिन सबसे ज्यादा अचंभे की बात जनाब यह है कि गुज़िश्ता 3 सालों में कराची के तरक्याती मंसूबों पर सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 29 अरब रुपए खर्च किए। सूबाई बजट के मुताबिक कराची में 7 नई स्कीम्स बनाई जाती हैं। एक स्कीम में शहर के 6 शाहराहों की मरम्मत है। खूबसूरती के लिए फंड्स मुख्तस किए गए। इसके अलावा कराची के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात जो ख्वाब बन के रह गया है वो फराहम करने के लिए पैसे रखे गए। येलो लाइन, रेड लाइन, रैपिड बस ट्रांसपोर्ट के मंसूबे शुरू करने का फैसला हुआ है, लेकिन येलो लाइन के लिए 27.5 करोड़ और रेड लाइन के लिए 69 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पानी की फराहमी सबसे बड़ा मसला कराची वालों के लिए। इस मंसूबा है K4, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने कोई फंड मुख्तस नहीं किया। ये चाह रहे थे ना, शोर मचा रहे थे कि K4 मंसूबा नहीं बन रहा, वफाक ताउन नहीं कर रहा। आपने कितना एलोकेट किया? हुकूमत सिंध के मुताबिक सूबाई हुकूमत अपने हिस्से की रकम पहले ही जारी कर चुकी है। इसी तरह 36 अरब रुपए के सीवरेज के मंसूबे S3 के लिए 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सनती जो फजला होता है, पानी जो होता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी आइंदा साल के बजट में 2 अरब रुपए रखे गए हैं। लेकिन ये क्या कराची के लिए काफी है? कराची जितना दे रहा है, क्या कराची को वापस आप उतना दे रहे हैं? बात करने के लिए मौजूद है सूबाई किसान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नासिर शाह साहब। शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। MQM के रहनुमा साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। शाह साहब शुक्रिया। ये बताइएगा, आप कराची आपको टैक्स की मद में अरबों रुपए दे रहा है, वसीम अख्तर साहब कहते हैं 400 अरब। आपको लगता है कि जब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगले 10 साल के लिए कराची को 10 अरब डॉलर्स की जरूरत है, वफाक कहता है 40 अरब लो घर जाओ, और आप कहते हैं जनाब हम भी तकरीबन 36 अरब रुपए एलोकेट करेंगे, आपको लगता है कराची के लिए काफी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, कराची की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कराची हमारा ही है, और लेकिन इन हालात में जिस तरह की बजट, आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट से भी हमें कम पैसे मिले रवां साल में भी, और आइंदा के लिए भी हम पर एक लगा दिया गया था कि इसके अंदर आपने बजट देना है। तो एक तो 36 अरब नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा और भी स्कीम्स हैं जो हैं इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कराची के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, और फेडरल गवर्नमेंट को भी इसमें जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कोई 162 अरब की, वो भी इस दफ़ा जो PSTP है उसमें कहीं नज़र नहीं आ रही कि इतना उन्होंने रखा हो, बहुत कम पैसे रखे हैं। तो कराची ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे भी हैं, कराची भी उसी पाकिस्तान में आता है जिसके वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो वायदा भी करके गए थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई इस तरह के बजट नहीं रखा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कराची के जो भी ये प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वफाक ने 40 अरब रुपया रखा है। वफाक ने 40 अरब रुपया रखा है सर, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बजट रेस्टोरेंट्स हैं, इस दफ़ा मान लिया बजट रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में, और ये वज़ीर आला सिंध के ही मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ शाह साहब, वो उन्होंने खुद कहा है गुज़िश्ता 3 माली सालों के दौरान शहर पे 29 अरब रुपए खर्च हुए, यानी टोटल मिलाएं तो 10 अरब रुपए भी सालाना नहीं बनता। तो आपने इससे पिछले अतवार में भी कराची पे कोई खास तवज्जो नहीं दी, इन स्टैट्स को देखते हुए लगता है शाह जी? नहीं, देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस पैराए में बात की होगी, वो किसी मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं उसके लिए जो अंडर पासिस हैं या कोई ओवरहेड ब्रिज है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं उस पर तो काफ़ी खती रकम रखी गई है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि हमें और ज़्यादा बजट रखना चाहिए। कराची की बहुत बड़ी अहमियत है, और लेकिन उसको मज़ीद हमें इस पर बजट भी रखना चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। अच्छा ख्वाजा साहब, आप फिलहाल जो बजट एलोकेशन बिलखुसूस कराची के लिए की गई है, आप मुतमईन हैं उससे? डू यू थिंक दिस इज एडुकेट? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं शाह साहब को याद दिलाऊं कि
पिछले साल भी आपको सिर्फ 35 अरब रुपए कम मिले थे फेडरल गवर्नमेंट से और कोई तकरीबन 550 अरब रुपए मिले थे, और इस साल आपको 200 अरब रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। चलें 5-10 अरब रुपए एरर रख लें कि वो हो सकता है कम हो जाए। तो 2008 में हमारे पूरे सूबे का बजट 240 अरब रुपए था, आज हमारे पूरे सूबे का बजट 1218 अरब रुपए है। 2008 में हमारे सूबे का तरक्याती बजट 60 अरब रुपए था, आज हमारा तरक्याती बजट तकरीबन 250 अरब रुपए से ऊपर है। 2018-19 में 100 अरब रुपए 109 अरब रुपए आप डेवलपमेंट के खर्च नहीं कर सके। 2018-19 में आपने डिस्ट्रिक्ट एडीबी में 30 अरब रखा था, इस बार आपने डिस्ट्रिक्ट एडी को कम करके 20 अरब रुपए कर दिया, क्योंकि पिछले साल 15 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकी। फिर जहां तक अनाउंसमेंट की बात है, शाह साहब आपकी मेरी आपस की बात है, 10,000 बसों की अनाउंसमेंट हमने भी की थी, फिर 2,000 बसों की अनाउंसमेंट हुई, फिर आखिर में वो 10 बसें रह गई, उसकी पता नहीं टायर वायर हमें मिले नहीं मिले। अनाउंसमेंट तो हर दौर में हुकूमतें करती रही हैं, लेकिन कम से कम ये शिकवा हमारा है वफाकी हुकूमत से कि हमारी वो स्कीमें इतनी ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन 45 अरब रुपए भी अगर आप देखें तो पिछले 30 साल में किसी भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी एलोकेशन है जो एमकेएम की काविशों से ही है। तो आपको लगता है कि दिस इज इनफ, ये काफी है? क्योंकि इस पे अगर एतराज आ रहा है ख्वाजा साहब कि ये कम है। अब देखिए ना, पानी का मसला है, पानी के लिए आपको जो है वो उस मंसूबे के लिए आपको अच्छी खासी रकम चाहिए, और वो बहुत आपका अभी K4 जो है वो बन नहीं पा रहा, वफाक अपना हिस्सा नहीं दे रहा, सूबे के पास जो है वो नाकाफी है। तो खाली पानी के लिए अगर आपको कोशिश करनी पड़े तो फिर भी ये रकम आपको कम नहीं लगती? नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का 10 अरब डॉलर 10 साल में चाहिए, ये तो बिल्कुल कम है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा कि मैंने आपसे क्या कहा, हमें इस पर भी तशवीश है कि ये इतना कम क्यों रखा गया, लेकिन मैं दोनों तरफ की बात ये कर रहा हूँ कि जो असल रेवेन्यू 18 अमेंडमेंट के बाद देखिए ना, सूबाई हुकूमत को कितना बड़ा, जो मैंने तकाबली जायजा 2008 से 2019 तक किया है कि कहाँ सूबा 40 अरब रुपए, कराची से 40 अरब रुपए सूबे को मिल रहे थे, आज कराची से 240 अरब रुपए मिल रहे हैं। तो क्या 240 अरब रुपए लेके मेरे शहर को, अगर तो मैं मुराद अली शाह साहब, वैसे तो मैं अभी बजट का 400 अरब बता रहे थे मेरे शो में आके पिछले दिनों, वो कह रहे थे 400 अरब कराची दे रहा है। अच्छा, यकीनन हो सकता है उनके पास फिगर हो, जो मैंने आज की बजट और उसमें है वो तकरीबन टोटल जो बजट है हमारा वो कराची से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज है, एक्साइज ड्यूटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो सब मिलाकर तकरीबन कोई 250 से 300 के दरमियान फिगर है। तो आप बताएं, अगर मुराद अली शाह साहब की बात मैं मान भी लूँ कि आपने 36 अरब रुपए रखे हैं, तो देखिए एक बात समझने की है, शाह साहब इस बात को समझते हैं और वर्क एंड सर्विसेज का महकमा इनके पास है। एक होता है रखा जाना, फिर एक होता है उसका रिलीज होना, फिर एक होता है उसका खर्च होना। पिछली बार 260 अरब रुपए रखे गए पूरे सिंध के तरक्याती फंड में, और उसमें से जो रिलीज हुए वो 150 अरब रुपए हुए, और जो खर्च हुए वो 100 अरब रुपए 115 अरब रुपए खर्च हुए। तो ये रख देना बातें, ये तो मैं 2008 से सुन रहा हूँ, लेकिन कराची मुसलसल तबाह हो रहा है। एंड बात ये है, कोई एक इंडिकेटर बता दें कराची में बेहतर है, अस्पताल बेहतर है, पीने का साफ पानी क्या हर जगह मौजूद है, ट्रांसपोर्ट बेहतर है, रोड बेहतर है, कुछ भी तो नहीं है। आखिरकार हम कब तक चलेंगे रेत में मुंह डाल के शुतुरमुर्ग की तरह बयान देते रहेंगे? ठीक है, अब कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची जिस तरफ जा रहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे आलमी रिपोर्ट्स हो, मकामी हो, वो कराची को एक डिजास्टर की तरफ जाते हुए देख रही है। ना करके भी नासिर शाह साहब, जिम्मेदारी आप पर ही आएगी जब 18वीं तरमीम के सबसे बड़े एडवोकेट आप हैं सर, और आपको अच्छा नहीं लगता अगर वफाक मदाखलत करे, वफाक आपके अस्पतालों का इंतज़ाम संभाले, आपको अच्छा नहीं लगता, वफाक रेलवे के हवाले से ग्रीन लाइन के अंदर अपनी इजारादारी की बात करे, आपको अच्छा नहीं लगता। जब आपको वफाक की मदाखलत अच्छी नहीं लगती तो 18वीं तरमीम के बाद फंड जनरेट करना भी सर आपका काम है, फंड लगाना भी आपका काम है। इस सिलसिले में फिर आप वफाक की तरफ क्यों देख रहे हैं शाह जी? देखिए, ज़्यादातर इन्हिसार जो है वफाक की गवर्नमेंट की तरफ ही होता है, वहीं से ही फंड आते हैं। उसके अलावा मैं 2-3 चीज़ों की वजाहत कर दूं कि इस दफ़ा भी हमारा कोई 35 अरब रुपए उन्होंने कम नहीं दिए, 120 अरब रुपए उन्होंने कम दिए इस साल, रवां साल में।
और फिर ऐसा भी नहीं है कि कराची की स्कीमें हमने नहीं रखी, बहुत सारी स्कीमें अभी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है इजहार भाई, और हम एज अ पोजीशन इन्हें मिस भी करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें हॉस्पिटल्स का आपने जिक्र किया, तो यही हॉस्पिटल जब वफाक के पास थे तो इनका बजट 70 मिलियन था उस वक्त, 700 मिलियन सॉरी। जब हमने अभी उनका ये बजट जो है इस वक्त 10,000 मिलियन तक है, तो ये भी तो कराची में ही है ना हॉस्पिटल। और फिर यहाँ पे साइबर नाइफ का इलाज होता है, दीगर चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कराची में शुरू की और इन हॉस्पिटलाइज को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, जहाँ पे हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं इलाज से। आप ये NICVD का इदारा देख लें, जैसे साइबर नाइफ की मैंने बात की, इस तरह और भी बहुत सारे SIUT है, दीगर इदारे हैं, इंडस को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। पानी के लिए भी काम हुआ, K4 चल रहा है जो FWO को दिया गया, सिंध गवर्नमेंट अपना हिस्सा देती है, लेकिन अभी फिर फेडरल गवर्नमेंट से काम ले रही है। सर हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि उसको मुकम्मल किया जाए। FWO वहाँ पे काम भी कर रहा है और हमारी फेडरल गवर्नमेंट से बात हो रही है कि भाई आप अपने हिस्से का बजट दें। वो कह रहे हैं जो स्कीम बनी अब उसमें जो दोबारा इन्हांस हुआ है उसमें अब अपना हिस्सा नहीं दे रहे। देखें बहुत सारी इस तरह की कैपेसिटी होती है कि जब स्कीम बनाई जाती है और उसके बाद ये जो आप देख लें महंगाई कितनी हो गई है, डॉलर का रेट कहाँ पे पहुंचा है, तो जाहिर है उसमें इजाफा हुआ होगा उसकी लागत में। अब वो उसमें अपना हिस्सा नहीं डाल रही। अगर लागत मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की वजह से रुपया डीवैल्यू हुआ है और इतना ज्यादा लागत बढ़ी है, तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप उसमें अपना जो है शेयर दें। और बिल्कुल ठीक। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं सर, ये डॉलर का बढ़ना, रुपए की कदर का कम होना, ये बिल्कुल रिसेंट इशू है सर। जो नाकदीन है या जो कराची वाले जब हमसे बात करते हैं कहते हैं देखें जनाब 11 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आखिरी बड़े प्रोजेक्ट्स मुस्तफा कमाल के दौर में, जिसको MKM का कह लें, उनके दौर में जो लगने थे लग गए, K3 लगना था लग गया, K4 आपका दौर आता है K4 लटक गया, आपका दौर आता है ग्रीन लाइन मंसूबा लटक गया। वो एक बड़ा पॉजिटिव, मैं कह रहा हूं मेजर पॉजिटिव इंडिकेटर, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, शाह जी कोई एक कराची का बड़ा इंडिकेटर बता दें जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो सर। देखें कोई एक नहीं है, बहुत सारे। और फिर जो आप बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ें शुरू हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू कराई थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट। अभी आपने ग्रीन लाइन की बात की, तो उसमें हमारा फेल्यूर तो नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर कहते थे फेडरल गवर्नमेंट PMLN वाले भी और फिर अब PTI वाले भी कह रहे थे कि जी हम ये पूरा कंप्लीट कर दिया और ये बसेस नहीं लाए, तो वो तो पूरा स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं है। अगर वो हम पहले बसेस ले आते तो वो सब्सिडी कौन देता। लेकिन ये हकीकत है, जैसे इजहार भाई ने कहा कि यहाँ पे बसेस की अनाउंसमेंट हुई थी, नहीं आई, तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पैसे रखे, स्कीम दी और यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर्स और सबसे मिलकर बनाई थी और 4 दफा वो एडवर्टाइजमेंट भी हुई, लेकिन उस वक्त उसमें किसी ने हिस्सा नहीं लिया। अब जाके हमारा एग्रीमेंट हुआ है, मौजूदा जो हमारे वजीर हैं अवैस शाह साहब, उन्होंने वो एग्रीमेंट किया है और आप देखेंगे कि बहुत सारी बसेस भी आएंगी। लेकिन ग्रीन लाइन वाला जो है वो हमारा फेल्यूर नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर स्ट्रक्चर ही पूरा नहीं किया, ना उसके स्टेशंस बने पूरे। जो आप देख लें, अब 2 साल पहले वाली भी अपनी कोई क्लिप निकाल लें जिसमें फेडरल गवर्नमेंट दावे करती रही, मियां साहब भी और फिर अभी खान साहब भी जब आए थे कि जी पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब तो हमने तो कहा था कि अब उन्होंने खुद कहा है, वो मीटिंग के मिनट्स भी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बसेस हम प्रोवाइड करेंगे, और लेकिन अभी तक उसमें कुछ ऐसी पेशरफ नहीं हुई। बहुत सारे इल्जाम 1000 बसें कंप्लीट हो सकी। जी ना वो 1000 बसें कंप्लीट हो सकी सर, ना ग्रीन लाइन कंप्लीट हो सका, तो कसूर दोनों का है, सूबों का भी है, वफाक का भी है। मैं ख्वाजा साहब अब आप इत्तेहाद जी मैं इसका जवाब दीजिएगा सर। मतलब ख्वाजा साहब बड़ी देर से खामोश बैठे। ख्वाजा साहब आप इत्तेहादी हैं सर, यहाँ पे आप अपोजिशन में, लेकिन फिलहाल मैं अगर एक परसीव कर लूँ कि आप हुकूमत का भी चूंकि हिस्सा हैं, तो सर अब की बार तो आपकी चूंकि कराची ही वजह थी, सिंध ही वजह थी कि आपने इत्तेहाद किया कि जनाब हम सिंध को उसका हक दिलाएंगे, कराची को उसका हक दिलाएंगे। सर आपको नहीं लगता अब 9 महीने 10 महीने गुजर गए, अब वक्त आ चुका है कि आप वफाक से बात करें, अपने इत्तेहादी से बात करें,
जो पैसे कराची के बनते हैं दिलवाएं उनको। नहीं, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं। देखें, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे अचीवमेंट है, 45 अरब रुपए मजीद हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये डिमांड की है कि वो मजीद ब्लॉक एलोकेशंस में जो रकूम रखी हैं उसमें कराची की स्कीम डालें। दूसरी अहम तरीन बात ये, देखें, ये तो हम करेंगे, हमें तो करना है, हम कराची की बात करेंगे क्योंकि हमें ही करना है। हमारे अलावा ये इस शहर को ना कोई ओन करता है, ना इस शहर की कोई सेंसिटिविटी को समझता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि सूबाई हुकूमत का मरकजी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन के बगैर पानी का मसला कैसे हल होगा? मुझे बताएं कि जो सेवरेज का S3 का मसला है, सूबाई हुकूमत अगर अपने हाथ खड़े कर दे तो विफाक पैसे कहाँ लगाएगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। शाह साहब आपने वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस पूरी गुफ्तगू का लुब्बे-लुबाब ये है, कराची जितना पाकिस्तान को दे रहा है कम से कम उसका निस्फ कराची को मिलना चाहिए। इसमें भी पाकिस्तान ही का फायदा है, कराची वालों का तो भला होगा ही होगा। एक ऐसी जगह जो माशी हब है, जहाँ से तिजारत होती है, जहाँ पर जहाँ से पाकिस्तान भर में पैसा सर्कुलेट होता है, अगर वो जगह अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से, अपनी सहूलियात के लिहाज से बेहतर हो जाएगी तो यकीन जानिए इसमें सिर्फ कराची वालों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का फायदा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, चाहते दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।